नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमने शुरू किया है रीट पात्रता परीक्षा का कंप्लीट सिलेबस, जिसमें अपने साइकोलॉजी विषय को भी पढ़ रहे हैं। और जैसे हम साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं, ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट को भी अपने बाद में करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। 6 क्लासें हमारी हो चुकी है, आज हमारी 7वीं क्लास है और सभी क्लासों को आपने देखा होगा। वीडियो सच में आपको अच्छे लग रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, ताकि वहाँ तक भी आपकी बात पहुँच पाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों से जुड़ पाएँ, ताकि इसका लाभ अन्य बच्चों को भी हो सके। तो चलिएगा शुरू करें आज की क्लास को। हमारा पहला चैप्टर जो है वो चल रहा है, जिसका नाम है बाल विकास। बाल विकास के अंतर्गत हमारा पहला यूनिट है, ये पूरा पहला यूनिट है जिसको अपने पढ़ रहे हैं वृद्धि और विकास की संकल्पना। वृद्धि और विकास में हमने सबसे पहले देखा वृद्धि और जो है विकास में उसमें डिफरेंस क्या है, उसके सिद्धांत क्या हैं, इन सब के विषय में हमने बात की और उनके ऊपर पड़ने वाले प्रभावों की बात की हमने, किस चीज़ों से जो है विकास प्रभावित होता है उनके विषय में बात की। फिर हमने देखा कि विकास के दौरान कौन कौन सी जो है अवस्थाएं आती हैं, किस किस विद्वान ने कौन कौन सी बांटी है, वो हमने चर्चा की। उसके बाद में हमने शुरू किया था स्टेप वाइज और स्टेज वाइज जो हमारी विकास की अवस्थाएं हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। शिशुअवस्था और बाल्यावस्था को अपने पढ़ चुके हैं। पहले हम शिशुअवस्था, किशोरावस्था और शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था जो है, इन सभी की जो विशेषताएं हैं उनको देखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं। उसके बाद में इनमें जो विकास होगा, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, उन सभी के बारे में हम कंटिन्यूस आगे भी चर्चा करेंगे और बड़ा अच्छे से हम पूरा इस सिलेबस को करने वाले हैं। तो चलिएगा बात करते हैं किशोरावस्था के विषय में। एक क्लास में ये नहीं हो पाएगा, हमें इसके लिए 2 क्लासों की आवश्यकता पड़ेगी। काफ़ी चीज़ें आज करेंगे अपने, बाकी जो बच जाएगा वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। किशोरावस्था, जिसके लिए एक और शब्द का यूज़ किया जाता है एडोलसेंस। और अगर हम बात करें एडोलसेंस, तो इस एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो आपको ज़्यादातर यही पढ़ने को मिलता है। लैटिन या ग्रीक भाषा का शब्द है, तो ये भी लैटिन या ग्रीक भाषा का शब्द ही था एडोलेसियर, जिससे ये बना है और जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। यानी हम विकास होकर के हम कहाँ जाएंगे, हम मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं। जहाँ से विकास हमारा प्रारंभ होगा वहाँ से हम किधर जाना है, हमें जाना है परिपक्वता की ओर। तो हमारे जो कदम बढ़ते हैं वो परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं। तो एडोलेसेंस शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एडोलेसियर से बना हुआ है और इस शब्द का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। अब हम देखें इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया है, तो इस विषय में सबसे इम्पोर्टेंट नाम हमारे पास में आता है स्टैनले हॉल। और स्टैनले हॉल का जो नाम है वो पूरी किशोरावस्था के अध्ययन के लिए बहुत ही शानदार तरीके से जाना जाता है और बहुत सारे जो विचार इन्होंने रखे थे और इसीलिए इन्हें शायद किशोरावस्था के विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा कि इनको किशोरावस्था का जनक मत कह देना भाई, इनको कहते हैं किशोरावस्था के विज्ञान का जनक। किशोरावस्था का जो विज्ञान है जिसको हमने पढ़ना शुरू किया है उसका जनक हम इसे कहते हैं। तो स्टैनले हॉल के द्वारा ये कहा गया है और इन्होंने ही 1904 के अंदर इनकी पुस्तक थी एडोलेसेंस, जिसके अंदर इस शब्द का जो है वो सबसे पहले यूज किया था और इसी में जो है किशोरावस्था का वर्णन किया गया था। इसीलिए इन्हें किशोरावस्था के विज्ञान का जनक भी माना जाता है। दोस्तों, किशोरावस्था जो टाइम है वो कब से कब तक लेंगे, तो वो यौवनारंभ से प्रारंभ होता है, प्यूबरिटी से प्रारंभ होता है और वयस्क अडल्टहुड तक ये चलता है। जब बच्चे का बाल्यावस्था समाप्त होती है और बाल्यावस्था समाप्त होने के बाद में जब उसका यौवन काल प्रारंभ होता है, यौवन का आरंभ होता है, वहाँ से लेकर के मेच्योरिटी जब तक उसमें नहीं आती, 18 साल का नहीं हो जाता और एक तरह से शारीरिक मानसिक रूप से उसमें परिपक्वता नहीं आ जाती है, तब तक ये चलता है। परिपक्वता आने से पहले, वयस्क अवस्था होने से पहले ये समाप्त हो जाता है। अगर हम
टाइम पीरियड के हिसाब से देखें तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग भी माना है। कहीं आपको 13 से 18 मिल जाएगा, 13 से 19 मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा। सामान्यतः हम इसके लिए जो है वो टीन एज शब्द का भी यूज़ करते हैं, टीन एज शब्द का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि जिन शब्द के अंत में लास्ट में टीन आता है वो टीनेजर्स हो गए, 13, 14, 15, 16, 17, 18, है ना। तो इस हिसाब से 18 तक का ये माना जाता है, और 13 से 18 भी मानते हैं, कुछ 12 से 18 भी मानते हैं। तो ये देखिएगा, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, थोड़ा अंतर इसलिए मिलता है क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 12 साल का जन्मदिन उसने मनाया और उसके बाद में जो है उसमें जो तुरंत ही जो है वो किशोरावस्था में चला गया, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसलिए थोड़ा टाइम पीरियड अपने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। WHO की अगर माने तो ये तो अब देखिएगा कितना मान दिया इन्होंने, 10 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक का जो बच्चा है उसी को इसने क्या मान दिया, एडल्ट होने से पहले, या 19 साल का एडल्ट मानता है तो किशोर उससे पहले ही हो गया WHO की माने तो। अगर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की बात करें तो 15 वर्ष तो उसके पूर्ण हो चुके हो, लेकिन 18 वर्ष से वो क्या हो, कम हो, तो उसे किशोरावस्था अपने कहते हैं। यानी 18 मैच्योर नहीं हो, 18 से चाहे एक दिन ही कम हो, है ना, तो भी वो कौन से में आएगा, वो किशोरावस्था में ही आता है। हरलोक की अगर बात करें तो हरलोक 17 वर्ष किशोरावस्था और बाल्यावस्था की विभाजन रेखा मानते हैं। ये हरलोक मानते हैं कि 17 साल का जो आयु है वो किशोरावस्था और बाल्यावस्था की विभाजन रेखा है, ये ऐसा मानते हैं। अब है क्या वो तो अपने देखेंगे आगे, क्योंकि लेकिन हर विद्वान ने क्या है इसको अलग अलग माना है, और जैसे जिसने माना उसी हिसाब से अपने पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो अभी एक बार फिर से मैं इस चीज़ को दोहरा देता हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एडोलसेंस शब्द का जो यूज है वो किया जाता है किसके लिए, किशोरावस्था के लिए इस शब्द का यूज किया जाता है। और दूसरी बात कि इस शब्द का प्रयोग किसने किया है सबसे पहले, तो इस शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले, एडोलसेंस शब्द का जो सबसे प्रयोग है वो यूज किया है स्टैनले हॉल के द्वारा। और अवधि जो हम बात करते हैं इसकी 12 से 18 वर्ष है। हरलोक के अनुसार देखो, हाँ ये थोड़ा काट दीजिएगा इस लाइन को, किशोरावस्था की विभाजन रेखा है 17 वर्ष, है ना। इसके हिसाब से 17 वर्ष के बाद में जो है वो बालक क्या हो जाता है, किशोरावस्था समाप्त हो जाती है इसकी, ये है 17 वर्ष तक इसको कर लीजिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। किशोरावस्था में विकास के सिद्धांत हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं। किशोरावस्था में विकास के सिद्धांत की बात करें तो पहला जो विकास का सिद्धांत आता है वो आता है आकस्मिक विकास का सिद्धांत। आकस्मिक विकास का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है, तो आकस्मिक विकास का सिद्धांत जो है किशोरावस्था के विकास से जुड़ा हुआ है। ये स्टैनले हॉल के द्वारा दिया गया था। ये सिद्धांत किसने दिया था, स्टैनले हॉल के द्वारा दिया गया था। और इसी को इन्होंने जो है आगे बात करते हुए इसी से जुड़ा हुआ एक पुनरावृत्ति का जो सिद्धांत है वो भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। और इनका जो सिद्धांत है वो सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत भी माना जाता है। और इस सिद्धांत के कारण ही जो है हम इन्हें कह देते हैं किशोरावस्था के विज्ञान का जनक मान देते हैं दोस्तों। तो ये क्या कहते हैं, इनका उल्लेख स्टैनले हॉल ने अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किया पहली बात। और ये जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है सिद्धांत। और इसमें ये कहते थे कि किशोर में जो होने वाले शारीरिक और मानसिक परिवर्तन हैं वो अचानक से होते हैं, वो धीरे धीरे नहीं होते हैं। ये कहते थे कि बालक जो है वो किशोरावस्था में जब आता है तो उसमें परिवर्तन जो है वो अचानक से हो जाते हैं। जैसे अपने ये बात करें ना कि इससे पहले कौन सी अवस्था थी, शैशवावस्था थी, उसके बाद में कौन सी अवस्था थी, बाल्यावस्था थी। इनमें जो परिवर्तन होते हैं वो अचानक से नहीं होते हैं, लेकिन किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होंगे ना वो एकदम से हो जाएंगे। तो ये आकस्मिक विकास का सिद्धांत है, स्टैनले हॉल के द्वारा दिया गया था। दूसरा आता है क्रमिक विकास का सिद्धांत। जाहिर सी बात है इसी के विपरीत खड़ा हुआ ये सिद्धांत है। इसके कई सारे विद्वान जो हैं वो समर्थक है, जिसमें थॉर्नडाइक का नाम आता है, किंग का नाम आता है, हॉलिंगवर्थ का नाम आता है।
ये सभी ये कहते हैं, स्वीकार करते हैं कि जो हॉल साहब कहते हैं वो सही बात नहीं है, अचानक से नहीं होता, कुछ भी दुनिया में अचानक से नहीं होता है। ये कहते हैं कि परिवर्तन आकस्मिक न होकर के धीरे धीरे एक सीक्वेंस के अनुसार होते हैं, एक क्रम के अनुसार जो है वो सारे परिवर्तन होते हैं, अचानक से कुछ नहीं होता है इसमें। तो ये जो आकस्मिक विकास का सिद्धांत है हॉल का, उसके बिल्कुल विपरीत सिद्धांत आता है। किंग एक बात कहते हैं जो ये कह रहे हैं कि किसी भी ऋतु का आगमन होता है तो उसके जो भी हमारे सिम्टम्स हैं, जो चिन्ह हैं, वो पहले वाली ऋतु में दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे बरसात का सीजन आता है, सर्दी का सीजन आता है, तो ऐसे तो है नहीं कि सर्दी आज तो मान लीजिएगा 50 डिग्री टेम्परेचर है और कल से अपने 25 डिग्री आना शुरू हो जाएगा, फिर 12 डिग्री आना शुरू हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, एक दिन में नहीं बदलता है। ये जिसके कुछ सिम्टम्स पहले आने होते हैं, धीरे धीरे करके हम दूसरी अवस्था में पहुंचते हैं। तो ऐसे ही बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित है, बाल्यावस्था का ही आगे विकास होकर के किशोरावस्था की तरफ अपने जाते हैं, किंग ने ये कहा था। अब हम थोड़ी बात कर लें किशोरावस्था की विशेषताओं के विषय में। तो यहाँ देखिएगा, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात हमें याद रखनी है, शारीरिक मानसिक विकास जो परिवर्तन है, ध्यान दीजिएगा, हम विकास की बात नहीं कर रहे हैं, हम परिवर्तनों की बात कर रहे हैं। तो शारीरिक मानसिक जो परिवर्तन है वो सबसे ज़्यादा जो कहाँ होते हैं, तीव्र कहाँ होते हैं, वो किशोरावस्था में होते हैं। इसीलिए तो आकस्मिकता का सिद्धांत आता है कि एकदम से हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो तीव्र होता है, इनमें जो है वो तीव्रता हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद में देखिएगा, अगला जो हमारी इसकी विशेषता आती है वो है सर्वाधिक शारीरिक परिवर्तन। सबसे ज़्यादा जो शारीरिक परिवर्तन है वो भी इसी में होते हैं। विकास की गति तीव्र शैशवावस्था में मिलती है, लेकिन हमने कहा परिवर्तन की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो परिवर्तन होते हैं शारीरिक मानसिक परिवर्तनों में इतनी ज़्यादा तीव्रता होती है, शारीरिक तीव्रता इतनी ज़्यादा होती है कि ये परिवर्तनों से किशोर और किशोरी जो हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। तो ये चिंता भी उन्हें नहीं पता होता कि बॉडी में ये जो चेंजेज हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, बार बार चेंज आते हैं, इससे उनमें चिंता, भय, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर जन्म लेने शुरू हो जाती हैं। किशोरावस्था में होने वाले इन परिवर्तनों से किशोर जो हैं, किशोर किशोरी दोनों ही हैं, चिंता और तनाव का सामना करते हैं। इस समय बुद्धि का जो विकास है वो चरम सीमा पर पहुंच जाता है। जो उसकी मानसिकता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी होती है, या यूँ कहें कि बुद्धि का विकास जो है वो पूरा हो चुका होता है। और ये माना जाता है कि 15 से 16 वर्ष तक का जो आयु है वहाँ तक आते आते मानसिक विकास जो है उसका हो चुका होता है। काफ़ी वृद्धि उस समय 15-16 साल के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, ऐसा भी अपने कह सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ें और अगला जो हम देखें तो इसमें क्या है, समायोजन और स्थायित्व का अभाव होता है। ये जो बालक हैं वो किशोर जो हैं वो जल्दी से समायोजन नहीं कर पाती हैं। वैसे भी हमने देखा ना कि ये जो है न तो पूरी तरह से इनके साथ बालकों जैसा व्यवहार किया जाता है और न ही जो इनके साथ में है किशोर युवा वाला किया जाता है, तो समायोजन नहीं हो पाता और इनकी भावनाएं जो हैं, इच्छाएं हैं, वो बार बार बदलती रहती हैं, रुचियां बदलती रहती हैं। स्थायित्व का भी इसमें अभाव पाया जाता है। तो इसके संबंध में स्थायित्व के अभाव के बारे में एक देखिएगा, रोज का एक स्टेटमेंट आता है काफ़ी इम्पोर्टेंट, कि ये कहते हैं कि इस अवधि के अंदर जो संवेग है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। किशोर कभी तो अदम्य साहस से भर जाता है, मतलब एकदम से तो उसमें क्या आ जाएगा, खूब सारा साहस आ जाएगा, एकदम से वो क्या हो जाएगा, भय आएगा, शांत हो जाएगा। तो स्थायित्व उसमें नहीं होता है, सभी चीज़ें उसमें देखने को अलग अलग देखने को मिलती हैं। संवेगों में अस्थिरता, ये अभी हमने बात की, संवेगात्मक रूप से क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं, जिसके संबंध में रोज का कथन भी अपने याद रख सकते हैं। इसके बाद में देखिएगा, सर्वाधिक काम प्रवृत्ति जो है वो इसमें इसी काल में हमें देखने को मिलती है। कामुकता की परिपक्वता का काल, या हम कह सकते हैं यहाँ पर काम की परिपक्वता,
इससे पहले जो काम है वो उसका परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है। यहाँ पर आकर के मैच्योर हो जाता है, जननेंद्रियों का पूरा विकास हो जाता है, संतानोत्पत्ति की क्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है वो एक मैच्योरिटी भी उसके काम प्रवृत्ति में आती है, और इसी समय जो है सर्वाधिक विषम लैंगिक आकर्षण जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि बाल्यावस्था में विषम लैंगिक आकर्षण नहीं होगा, किसी भी कारण से हो सकता है, लेकिन हम कहें सबसे ज़्यादा कहाँ हमें मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा तो हमें कहाँ मिलेगा, सबसे ज़्यादा हमें किशोरावस्था में ही देखने को मिलता है। रुचियों में परिवर्तन या विभिन्नता, तो इनकी रुचियों में भी बार बार विभिन्नता, या हम यूँ कहें इसमें भी हमें बार बार क्या है, असमानता दिखाई देने लगती है। असमानता कैसी हो सकती है, किशोर और किशोरी की अलग हो सकती है, मेल फीमेल की जो रुचियां हैं वो डिफरेंट होगी, और दो किशोर की भी आपस में अलग अलग रुचियां हो सकती है। किसी को खेलना पसंद हो सकता है, किसी को लिखना पसंद हो सकता है, किसी को नाचना पसंद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मानसिक स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना, मानसिक स्वतंत्रता चाहिए इस समय। बालक जो है, किशोर जो है, वो क्या चाहता है, वो मानसिक स्वतंत्रता चाहता है, साथ ही साथ उसमें विद्रोह की भावना भरी रहती है। वो क्या कहता है, बाल्यावस्था में देखो सीधा सीधा कुछ कहा जाता था, शैशवावस्था में मान ही लेता था, बाल्यावस्था में भी लगभग मान लेता है। तो यहाँ आते आते वो कुछ भी जो है वो स्वीकार नहीं करता है, बिना तर्क वितर्क के वो तथ्यों को स्वीकार करेगा अपने अनुसार। अगर कुछ है तो वो क्या की बजाय वो क्यों, कि कोई भी चीज़ है तो क्यों है, उसके बारे में वो जानना चाहता है। तो मानसिक स्वतंत्रता, विद्रोह की भावना इसी कारण यहाँ देखने को मिलती है। आत्म प्रेम, आत्म प्रेम भी यहाँ देखने को मिलता है, जिसमें हम देखते हैं नार्सिज्म। इसका एक उदाहरण नार्सिज्म के रूप में आपको देखने को मिलेगा कि यानी ये खुद को सजने संवारने में, निखारने का प्रयास करते हैं, बहुत ज़्यादा सस्ते संवरते हैं। शीशा इन्हीं के लिए, उस समय गानों में जहाँ भी शीशा यूज हुआ है तो मान लीजिएगा किशोर किशोरी के लिए ही थोड़ा ज़्यादा हुआ है। और समलैंगिक प्रेम, समलैंगिक प्रेम भी यहाँ, होमोसेक्सुअल भी यहाँ देखने को मिलेगा, लेकिन वो जो प्रेम है वो मित्रता के रूप में, जैसे बालक से बॉय का फ्रेंड बॉय और गर्ल का फ्रेंड गर्ल होती है, तो वैसे ही यहाँ पर समलैंगिक प्रेम, विषमलैंगी प्रेम भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ मित्रता जो है वो यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। विषमलैंगिक प्रेम भी लड़का लड़की का जो आकर्षण है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, और घनिष्ठता बढ़ाने का उनका प्रयास जो है वो रहता है। नायक पूजा, नायक पूजा ये यहाँ पर ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें आप बोल सकते हैं इसको हीरो वर्शिप। हीरो वर्शिप, हीरो वर्शिप यहाँ आपको देखने को मिलेगी। हीरो वर्शिप वो फिल्म का हीरो भी हो सकता है, कोई नेता हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसका एक नायक होता है, नायक को हीरो कहते हैं। कोई हीरो वो चुन लेता है अपना, और फिर जो अपने आप को भी है उसी के अनुरूप ढालने की कोशिश करता है, उसके जैसा ही गेटअप है, कपड़े हैं, बाल हैं, वैसा बनाना शुरू कर देता है, यानी वैसे वैसे वो चलना, उनके नक्शे कदम पर चलना शुरू करने की कोशिश करता है। तो नायक पूजा यहाँ पर देखने को मिलेगी। सामाजिक भावना भी आती है, समाज सेवा भी ये ज़्यादा करते हैं, धार्मिक चेतना भी आपको मिल जाएगी। कभी देखा होगा आपने कि इस आयु के बच्चों के गले में देवताओं के लॉकेट और हाथों पर किसी ने टैटू में जय श्री राम या कुछ भी उन्होंने धार्मिक सिंबल बनवाया होगा, तो लगभग आपने देखा होगा इसी एज में वो ज़्यादा बनवाते हैं। तो धार्मिकता की चेतना जो है वो इस समय इनके अंदर सबसे ज़्यादा होती है। सामाजिक भावना भी ज़्यादा होती है। समाज सेवा का जो कार्य है, कभी भंडारा लगेगा, कुछ सेवा करने की बात होगी, ब्याह शादी में काम होगा, तो ये सबसे ज़्यादा काम करने वाले कौन से होते हैं, वहाँ पर किशोर ही हुआ करते हैं। तो ईश्वर है नहीं है उसके प्रति जो है विश्वास और श्रद्धा उसमें आनी शुरू हो जाती है। अपराध प्रवृत्ति का विकास इस समय उसके होना शुरू हो जाता है, जिसका कारण रहता है उसके कार्यों में कोई बाधा आती है, उसको निराशा मिलती है, असफलता मिलती है, तो इनसे वो निराश होकर के जो है कई बार अपराध प्रवृत्ति की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। सबसे ज़्यादा अपराध आपको स्टार्टिंग इसी एज से देखने को मिलेगी। आत्मबोध को परिभाषित करने की चाह, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस समय जो किशोर है वो अपनी क्या चाहता है, वो अपनी पहचान चाहता है। वो क्या चाहता है
वो अपनी एक आइडेंटिफाई चाहता है, आइडेंटिटी चाहता है, जिसके लिए वो कार्य करता है, वो उसी के लिए काम करना शुरू कर देता है। तो एक पहचान का निर्माण यहाँ उसको देखने को मिलेगा। आत्मबोध को परिभाषित करना रहता है, हम कौन हैं, हमारे मूल्य क्या हैं, ये जो सारी चीजें हैं वो उसमें आती हैं। सामूहिकता की भावना। आत्मबोध का मतलब हम लेंगे भाई हम कौन हैं, किस जाति से हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या कहते हैं, इसलिए उसको माता पिता से भी क्वेश्चन होते हैं, वो अपनी पहचान निकालना शुरू कर देता है। सामूहिकता की भावना भी यहाँ देखने को मिलेगी। गैंग यहाँ पर भी देखने को मिलती है, गैंगेज ये भी कहलाती है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व, इस समय बच्चे का जो व्यक्तित्व है वो कैसा हो जाएगा, बहिर्मुखी हो जाएगा, जहाँ वो सारे कार्य करता है, मतलब खुल करके अपने आप को एक्सप्लोर करता है। कल्पना का बाहुल्य, खूब तरह की वो कल्पनाएं करता है। और सामूहिकता तो ऐसी है ना कि वो समूह रहता ही, समूह में रहना उसको अच्छा लगता है, और इसीलिए वो समूह का निर्माण भी करता है, अपनी टोलियां बनाता है, ग्रुप्स बनाता है, वो सारे इसी समय आपको देखने को मिलेगा। देखो बाल्यावस्था आते आते बालक जो है थोड़ा अंतर्मुखी होने लगता है। अब यहाँ आकर के वो वापस जो है वो बहिर्मुखी उसकी प्रवृत्ति होनी शुरू हो जाती है, एक सहयोग की भावना उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है। फिर एक चीज और हमें यहाँ पढ़नी है, वो है अहम केंद्रवाद, ईगोसेंट्रिज्म। ये क्या होता है कि किशोर जो बालक है उसमें कल्पनाशीलता बहुत है, इसलिए वो स्वालीन चिंतन यानी अपने आप के बारे में ही दिवा स्वप्न करता रहता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसी में आप इस चीज को देख सकते हो, ईगोसेंट्रिज्म, एक अहम का निर्माण हो जाता है। किशोरों का जो व्यवहार है वो अपने आप को लेकर के थोड़ा ज्यादा होता है। तो यहाँ देखिएगा किस किस के प्रकार के काम होते हैं। काल्पनिक श्रोता बन जाता है, वो क्या करता है, काल्पनिक श्रोता, और उसको किशोर को ये लगता है कि वो जितना दूसरों की ओर तरफ देखता है ना, दूसरों की ओर आकर्षित होता है, उतने ही दूसरे भी उसके प्रति आकर्षित होते हैं। और उनको लगता है कि जैसा मैं बिहेवियर कर रहा हूं ना वैसा ही वो भी कर रहे हैं। तो एक प्रकार से वो खुद ही अपना श्रोता होता है, वो दूसरे के द्वारा अपनी ही बात को सुन रहा होता है। फिर व्यक्तिगत दंत कथा, पर्सनल फेबल। पर्सनल फेबल को इसमें इस तरह से समझ देते हैं कि वो स्वयं के अपने आप को ही जो है अद्वितीय मानना शुरू कर देता है। वो मानता है भी मैं लोगों से क्या हूँ, हटके हूँ, मैं बिल्कुल अलग हूँ, मैं बाकियों जैसा नहीं हूँ, और मेरा जो अनुभूति है, जैसा मेरी फीलिंग्स को कोई नहीं समझता। ये चीजें इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो व्यक्तिगत दंत कथाएं अपने विषय में ही बना लेता है, अपने आप को सुपीरियर बना लेता है। एक और जो इसमें भावना मिलती है इनके अंदर, अपराजयता दंत कथा वो बना लेता है। इनविंसिबल, इनविंसिबल मतलब अपराजय, वो खुद को क्या मानता है, अजय होने का भाव उसमें आता है। और वो कुछ भी करता है ना, चाहे वो अपराध करे, तो उसको ये लगता है मैं तो इनविंसिबल हूँ, यानी मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, इसलिए वो दुस्साहस भरे कार्य कर जाता है। हाँ, तो ये मानता है भी मैं कुछ भी कर जाऊंगा लेकिन मुझे किसी को पता ही नहीं चलेगा, मेरा कोई नुकसान नहीं हो सकता है, लेकिन उसका ये गलतफहमी होती है तो हो जाता है नुकसान। तो समस्याओं व उलझन की अवस्था, यहाँ इस आयु के अंदर बहुत सारी समस्याओं का उसको सामना करना पड़ता है। शरीर से संबंधित है, समायोजन से संबंधित है, पढ़ाई से संबंधित है, क्योंकि आने वाले समय में उसका किशोरावस्था जब संपन्न होती है तो दुनिया का सामना करना है भी उसको, एक कैरियर के प्रति भी उसको ध्यान रखना होता है। चहुमुखी विकास, चारों ओर विकास होता है, शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, समयगात्मक, ये सारे विकास उसके एक साथ चल रहे होते हैं। सबसे ज्यादा विकास यहाँ आपको देखने को मिलेगा। इस एज को हम और क्या कहते हैं, गोल्डन एज यानी स्वर्णकाल, स्प्रिंग एज, स्प्रिंग सीजन, यानी कि हम इसे जो है वो बसंत ऋतु भी कहते हैं। स्प्रिंग एज की जगह आप क्या लिख सकते हो, ऋतु, कौन सी ऋतु, बसंत, बसंत ऋतु के रूप में हम इसे देखते हैं। परवर्ती अवस्था, इसको और क्या कहा गया है, परवर्ती अवस्था के नाम से भी जानते हैं। परवर्ती अवस्था यानी कि ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन पीरियड है परवर्ती, जब दो चीजें मिल रही हों। बाल्यावस्था, किशोरावस्था,
का मेल होता है और फिर किशोरावस्था से मैच्योरिटी का मेल होता है। तो ये दोनों के बीच का जो है वो एक संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है। जीवन का सबसे कठिन काल है वो इतने सारे परिवर्तनों के कारण, ऐसा किलपैट्रिक ने कहा। दबाव, तूफान, संघर्ष और तनाव का काल, ये बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। दबाव का काल, संघर्ष का काल, है ना, ये कहा किसने है, ये आपको याद रखना है कि ये दबाव का और ये इतनी सारी बातें हैं जो कौन व्यक्ति कह रहा है। ये कहा था स्टैनले हॉल। दबाव, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला स्टेटमेंट है। नए जन्म का काल, ये भी किसने कहा है, स्टैनले हॉल ने। ये मानते हुए एक प्रकार से नया जन्म ही होता है इसका बच्चे का, तो सारी चीजें पीछे वाली बदल जाती हैं इसलिए। ठीक है, तो इतना ही है, नहीं अभी पुनरावृत्ति का काल भी स्टैनले हॉल ने ही कहा है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और किशोरावस्था के बारे में काफ़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ें रह गई हैं, तो उन्हें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, सीखा होगा आपने। अगर सच में सीखते हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। कुछ चेंज करना हो तो आप कमेंट करके बता सकते, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हो या व्हाट्सएप के द्वारा भी पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल फिर नई जानकारी के साथ, नए फैक्ट के साथ और बहुत ही एक नई क्लास के साथ। तब तक में बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।